हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा का पता है मेरे, और अमृत उपाध्याय 007 ही टेलीग्राम का पता है। दोनों जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज चलती हैं। यहाँ पर मैप इन शॉर्ट का रिवीजन चल रहा है, जबकि टेलीग्राम पर पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, और साथ ही इंफॉर्मेशन, और साथ ही क्या मिलता है, क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए 84 नंबर शुरू कीजिए। आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 बताता है कि क्या एलिजिबिलिटी है संसद की सदस्यता हासिल करने के लिए, सांसद बनने के लिए। तो संसद की सदस्यता के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसको देखिए। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा, यानी एलिजिबल होगा, जब वह भारत का नागरिक है, एक, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त, मतलब इसके लिए प्राधिकृत, मतलब ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने साइन करता है। कहने का मतलब क्या है, जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो आपने देखते हैं ना कि पीएम गए हैं नॉमिनेशन भरने के लिए, खबरों में आता है राहुल गांधी जी आज नॉमिनेशन भरेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। तो पर्चा किस लिए दाखिल करते हैं? पर्चा दाखिल करते हैं संसद की सदस्यता के लिए, जो चुनाव लड़ना है। संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा किसी सीट से। उस सीट से चुनाव लड़ने के पहले नामांकन का पर्चा दाखिल करना पड़ता है। वो दिया जाता है किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। तो चुनाव आयोग द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति है रिटर्निंग ऑफिसर, जिसके पास सांसद बनने के लिए जो पर्चा भरा गया है वहां जाना है, और वहां जाकर क्या करना है, पर्चे में सारा ब्यौरा लिखना है, साइन करना है। और ये पर्चा जो सारा ब्यौरा लिखेंगे उसमें एक शपथ का प्रारूप होगा। शपथ कहां पर लिखा हुआ होता है? 3rd शेड्यूल में, तीसरी जो अनुसूची है उसके हिसाब से एक ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो सवाल है कि कौन कौन तरह की सदस्य शपथ हो सकता है। ये जो शपथ दिया 84 में जो शपथ का जिक्र है, ये वो शपथ नहीं है जो सांसद बनने के बाद वाला है। सांसद बनने के बाद वाला शपथ अलग है। ये तो है कि संसद की सदस्यता के लिए चुने जाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जब हम नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं, तब का है कि तीसरी अनुसूची में एक तो ये दिया गया है कि जिसको चुनाव लड़ना है वो कौन सी शपथ और प्रतिज्ञान लेगा, और दूसरा जो सांसद बन जाएगा वो कौन सी शपथ लेगा। तो दोनों अलग अलग है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। चुनाव आयोग ऑथराइज करता है रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर वही व्यक्ति है जिसके सामने शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। दूसरी बात, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। तो क्या है, लोकसभा के लिए कितना है एज लिमिट? मिनिमम 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितना है एज लिमिट? 30 वर्ष। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। मतलब क्या हुआ? 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है उसका तीसरा क्लॉज कहता है कि ये तो चाहिए ही कि भाई आपको जाकर शपथ
पत्र दाखिल करना है। ठीक है, आपको जाकर चुनाव आयोग द्वारा जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है उसके सामने तीसरी अनुसूची में जो दिया गया है शपथ का प्रारूप, उसके हिसाब से वहां जाकर भरना है और साइन करना है। दूसरा, अगर आप राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी कम से कम, और अगर आप लोकसभा के लिए उम्मीदवार हैं तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। ये दोनों तो बातें हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो तीसरा क्लॉज है कहता है कि संसद विधि द्वारा अगर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ करे तय तो उसको भी आपको पूरा करना चाहिए। तो ये संसद कौन सी विधि बनाई है? संसद ने 2 विधियां बनाई हैं इसके रिगार्डिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये तो हो गई बात। आर्टिकल 84 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 84 में हमने पढ़ा कि संसद का सदस्य बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है कि आपको चुनाव आयोग के द्वारा ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके सामने जाकर अपना नामांकन दाखिल करना है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया हुआ है उसके हिसाब से उस पर भर के उसको साइन करना है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। दूसरा दिया हुआ है कि अगर आप राज्यसभा के लिए लड़ रहे हैं तो क्या होगा? राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल और लोकसभा के निर्वाचन के लिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल। 2 चीजें हो गई। और तीसरा दिया हुआ है कि संसद द्वारा विधि द्वारा ऐसे जो भी उपबंध किए जाएं उसको भी पूरा करना चाहिए। तो संसद की विधि क्या है? जन प्रतिनिधित्व कानून, उसमें फिर बाकी चीजें बताई गई। अब हमें देखना है आर्टिकल 102 जिसमें सदस्यता के लिए निर्योग्यता की, निर्हरता की बात की गई है कि कब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें 2 चीजें बताई गई। पहला, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए, तो एक कंडीशन ये हो गई कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए बात की गई है। दूसरा, और सदस्य होने के लिए, ठीक है, क्या होंगे? एलिजिबल नहीं होंगे यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हरित ना होना। इसको पढ़ने में मैं हमेशा फंस जाता हूं। ठीक है, निर्हरता कह लीजिए, जिसको धारण करने से निर्हरता का ना होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर संसद ने विधि द्वारा कानून बनाकर, किसी कानून के जरिए अगर संसद ने यह बता रखा है कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद में शामिल नहीं हैं, तो उन पदों को छोड़कर किसी भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद अगर आप धारण करते हैं तो आप संसद के किसी सदन के सदस्य चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 2 बातें हैं ना, एक तो है कि संसद का सदस्य चुने जाना, मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और दूसरा कि अगर आप सांसद हैं तो फिर एलिजिबल बने रहेंगे कि नहीं। ठीक है, तो 2 कंडीशंस। तो जो 102 का क कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हैं तो फिर आप संसद सदस्य चुने जाने या होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर भारत सरकार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, कानून द्वारा उस पद को लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो संसद ने कानून बना रखा है और संसद के इस कानून का क्या नाम है? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है नाम? पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट 1959। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन।
ठीक है, तो 102 का एक क्या कह रहा है, 102 का क क्या कह रहा है, ये कह रहा है 102 का एक में क, तो 102 का एक कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसका क है कि यदि वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। इसमें वो लाभ के पद नहीं है, वो वैसे पद नहीं है जिसको सरकार संसद ने कानून बनाकर बता रखा है कि भाई ये लाभ के पद में नहीं है। अगर कानून बनाकर उस कानून के अंदर वो लाभ के पद में नहीं है, ठीक है, और ऐसे लाभ का पद है, बात समझिए, कई सारे ऐसे पद होते हैं ना, जैसे मान लीजिए भारत सरकार के कई सारे ऐसे पद हैं जिस पर, जैसे कोई सलाहकारी निकाय, ठीक, कोई एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, अब इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, किसी को चेयरमैन बना दिया गया। ये चेयरमैन जिसको बनाया गया ये ऑलरेडी सांसद है, तो इसका पर्पस क्या था, संसद को क्यों ऐसा एक छूट दी गई कि भाई एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें लिख दीजिए कि ये 10, 12, 15 पद ऐसे हैं जिनको अगर किसी सांसद को इसमें बनाया जाता है, इसका चेयरमैन या इसका सदस्य, तो इसको लाभ के पद में काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवाइजरी बॉडी की जरूरत थी, सलाहकारी निकायों की जरूरत थी, बहुत सारे ऐसे संस्थानों की जरूरत थी जिसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी सांसद को, जो कि बहुत ही एक्सपर्टीज रखता है, उसको हेड बनाना पड़ेगा। इसमें इनका फायदा नहीं है, इनका नुकसान होता है। ये सरकार को सलाह देने के लिए बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करके सलाह देते हैं, सिफारिश देते हैं। तो बेसिक पर्पस तो इसका ये था कि भाई ऐसा ना हो कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संसद का सदस्य बनने के लिए या सांसद बने रहने के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वो भारत सरकार के अधीन लाभ का पद या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। अगर सिर्फ इतना ही लिखा रहता तो किसी सांसद को किसी एडवाइजरी बॉडी का अगर मेंबर बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, और उसको अपना ऑफिस चलाने के लिए कुछ ना कुछ भत्ता दिया जाता है अगर, तो इस स्थिति में क्या होता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती कि किसी सलाहकारी निकाय का किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, सदस्य बनाया जाए। ठीक है, इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल दे दिया गया कि भाई संसद कानून बनाकर ये कह सकती है कि लाभ के पद में ये पोस्ट शामिल नहीं। अब हुआ क्या, लाभ के पद का दुरुपयोग होने लगा। लाभ का पद मतलब क्या है, सीधे सीधे जिसमें वेतन मिल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के, सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद में बहुत स्पष्ट कहा है कि लाभ का पद उसको मानिए जिसमें पहला गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, नियुक्ति करती है और टर्मिनेशन करती है, हटा देती है। मतलब हटाने और नियुक्ति करने की ताकत किसके पास है, सरकार के पास है। दूसरा, वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, तीसरा, किसी तरीके का प्रशासनिक पावर है उसमें या वित्तीय पावर है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उसको लाभ का पद समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई लाभ का पद किसको समझेंगे, अगर गवर्नमेंट किसी पोस्ट, कोई भी ऐसा पोस्ट है जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर सकती है या फिर उसको टर्मिनेट कर सकती है, तो वो लाभ का पद है। जहां पारिश्रमिक दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, वो लाभ का पद है। जहां जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कोई प्रशासनिक या फिर वित्तीय अधिकारिता रखता है, तो वो लाभ का पद है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो 102(1) क है उसके हिसाब से संसद ने एक विधि बना दिया और उस विधि का नाम है, मैंने लिखवा दिया कि भाई उस विधि का नाम है द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। 2005 में जया बच्चन को लेकर यह विवाद ऊपर आया। 2005 में क्या हुआ, जया बच्चन को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई और कहा गया कि ये यूपी के फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन है। अब आप समझिए विवाद कहां है।
यूपी के फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन है। अगर ये यूपी का फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के तहत इसकी लिस्ट में शामिल होता कि यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी लिस्ट में है कि अगर इसका कोई पद धारण करता है तो वो लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं था, तो हुआ कि भाई ये लाभ का पद है। जया बच्चन ने इस मामले में वो कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं लेती, वेतन नहीं लेती, इसलिए ये लाभ का पद नहीं। जब ये कहा गया कि लाभ का पद नहीं है, कोर्ट में मामला चला गया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई लाभ का पद के लिए जरूरी नहीं है कि आप केवल वेतन लेते हो। अगर आप किसी ऐसे अथॉरिटी में हैं, किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा पद धारण करते हैं लाभ का जो जिसमें गवर्नमेंट का की जिम्मेदारी है या ताकत है कि अपॉइंटमेंट करे और टर्मिनेशन कर दे, तो वो लाभ का पद है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वेतन लेते हो। अगर वेतन भी लेते हैं, पारिश्रमिक भी लेते हैं, तो लाभ का पद पक्का है। उसके अलावा कोई प्रशासनिक या वित्तीय पद धारण कर रहे हैं जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति है, तो वो भी लाभ का पद है। तो जैसे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तो है ही, कहाँ क्या आयोजन होना है, उसके लिए क्या बजट सैंक्शन करना है, ये तो चेयरपर्सन ही डिसाइड करता होगा। तो इसलिए ये मामला 2005 में इस तरीके से उठा। अब जब 2005 में ये मामला उठ गया तो बहुत सारे सांसदों के बारे में पता चला कि वो भारत सरकार के किसी न किसी लाभ के पद को धारण करते हैं। बड़ी तादाद में लोगों का पता चला कि ये भी सांसद धारण करते हैं, ये भी लाभ के पद पर हैं, ये भी लाभ के पद पे हैं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जल्दबाजी में एक कदम उठाया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 लेकर आई। और इसका मकसद क्या था? लाभ का पद बिल, ठीक है, इसका मकसद 1959 वाले एक्ट में संशोधन करना था। 1959 वाला एक्ट क्या है? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसी को अमेंड करने के लिए बिल आया, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल 2006। और इस बिल का क्या मकसद था? इस बिल का मकसद था कि उस समय इतने सारे सांसद जो अलग अलग पदों पर ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, उन सारे पदों को, उन सारे ऑफिसेस को इस एक्ट के अधीन ले आकर एग्जेम्प्ट कर देना कि भाई ये लाभ का पद नहीं। अब दिक्कत यह है कि ठीक है, मान लीजिए अगर आपने ये बिल ले आकर उन सारे पदों को यहां भर दिया तो आगे जो अपॉइंटमेंट होंगे वो तो छूट जाएंगे, लेकिन जो आज की डेट में हैं उनका क्या होगा? तो सरकार ने क्या किया कि इन सारे पदों को, जिस पर ऑलरेडी कोई कोई सांसद पद पर भरे हुए हैं, इन सबको यहां पर ट्रांसफर, यहां पर शामिल कर दिया और पुराने डेट से कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से कर दिया। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या कर दिया? पूर्ववर्ती इफेक्ट कर दिया। मतलब पहले से डेट से कर दिया कि भाई इस डेट से लेकर पूर्ववर्ती का क्या मतलब हुआ कि आज से अगर मान लीजिए एक नियम बना और वो नियम कहा गया कि आज से आगे जितने भी ऐसे काम होंगे इस नियम के तहत होंगे, ठीक, और कहा गया कि आज नियम बना है लेकिन आज से जितने भी काम होंगे ये 2001 से ही काउंट होंगे कि इसी नियम से चल रहे हैं, तो ये इफेक्ट क्या दिया गया? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया गया। यही बिल था जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल, जो कलाम साहब को लगा कि ये तो हाईली इमोरल बिहेवियर है, संसद की तरफ से सरकार ने जो पास कराया है ये बहुत ही ज्यादा अनैतिक कदम है। और इस बिल को कलाम साहब ने निलंबनकारी वीटो लगाकर, सस्पेंसिव वीटो, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। हालांकि सरकार ने फिर से सलाह देकर इसको पास करा लिया, अमेंडमेंट करा दिया, लेकिन यही वो बिल है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि कलाम साहब ने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। और क्यों किया था? क्योंकि
कलाम साहब के हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं था कि ऑलरेडी कई सारे सांसद पाए गए थे जो लाभ का पद धारण कर रहे हैं। नियम से क्या होना चाहिए था? नियम से लाभ का पद जो भी धारण कर रहा है और संसद द्वारा बनाई गई विधि में उन पदों का जिक्र नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो उनके साथ क्या होना चाहिए था? उनकी संसद की सदस्यता जानी चाहिए थी, एलिजिबल नहीं रह गए वो। कायदे से क्या होना चाहिए था? सीधा सीधा संविधान क्या कहता है कि भाई उन लोगों की संसद की सदस्यता चली जाएगी ना, वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर इन बिटवीन ये पाया गया था कि वो लाभ के पद पर भी हैं और ऐसे लाभ के पद पर हैं जो संसद की विधि द्वारा एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो फिर उनकी संसद की सदस्यता चली जानी चाहिए थी या उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन सरकार दूसरी तरफ क्या कर रही थी? सांसदों के दबाव में सरकार क्या कर रही थी कि पूर्व डेट से, पुराने डेट से इस कानून में उन पदों को शामिल कर रही थी जिसमें प्रेजेंट पर सारे लोग बैठे हुए थे। और इसी के लिए ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल 2006 ले आया गया था, जिसको कलाम साहब ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इन द सेंस सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ठीक है, तो बात स्पष्ट है। किस एक्ट के बारे में हमने बात की जिसमें अगर उस पद को शामिल किया गया है, बताया गया है, तो वो लाभ का पद नहीं है? वो सब नोट करके रखिएगा। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। फिर है कि यदि वो विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। विकृत चित्त मतलब हो गया अनसाउंड माइंड, दिमाग ठीक नहीं है, और कोर्ट द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है, मौजूद है। फिर वो दिवालिया है। ठीक है, दिवालिया अगर है तो फिर वो संसद चुने जाने के लिए या फिर सांसद बने रहने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि भाई अगर सांसद बना हुआ है ये और दिवालिया हो गया, दिवालिया मतलब सारा पैसा रुपया खत्म हो गया। अब अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया और सांसद बना रहता है, तो वो निश्चित तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से उभारने के लिए क्या करेगा? सांसद, बतौर सांसद अपने पद का दुरुपयोग करेगा और कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करेगा जिससे वो उस दिवालियेपन से बाहर आ जाए। तो इसलिए अगर वो दिवालिया है तो फिर ये ना सांसद का चुनाव लड़ सकता है और ना ही सांसद बने रह सकता है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो ऑब्वियसली भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, तभी संसद का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है ना कि भाई कोई भारत का नागरिक था, उसने चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गया और उसने फिर किसी और देश की नागरिकता ले ली, तब क्या होगा? जाहिर है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। तो उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर अर्जित कर ली, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और अस्वीकार करता है निष्ठा को, इन सारे कंडीशंस में 3 कंडीशंस दिए हैं। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक नहीं है, तो ऑब्वियसली ना चुनाव लड़ सकता है और ना ही जो सांसद बना हुआ है, अगर वो भी बाद में पता चले कि भारत का नागरिक नहीं है तो क्या होगा? वो सांसद नहीं बने रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले लेगा। दूसरा, कोई सांसद बन चुका है और नागरिकता स्वेच्छा से अगर स्वीकार कर लेता है किसी और जगह की, ठीक है, तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं बचा, तो सांसद भी नहीं रहेगा। उसने किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार किया है अगर, तो भी नहीं रहेगा। फिर है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हरता हो जाती है उसकी, निर्हरित, ठीक है, तो अनएलिजिबल हो जाता है, एलिजिबल नहीं रह जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अगर एलिजिबल नहीं रह जाता तो उसको छोड़नी पड़ेगी। और ये संसद ने क्या बनाया है विधि? RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1950। ठीक है, तो ये है पूरा 102 का 1, 102 का 1 है ये। इन सारे कंडीशंस में अगर निर्योग्यता को लेकर कोई डिसीजन होगा तो वो कौन लेगा? आपको ध्यान है मैंने राष्ट्रपति की जब
ये पढ़ाया था कि डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या हैं, विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं, तब मैंने कहा था कि सांसदों की निर्योग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता, बल्कि चुनाव आयोग के परामर्श पर काम करता है। तो ये 102 का एक वही है जिसके तहत राष्ट्रपति डिसाइड करता है 102(1) के तहत सांसदों की निर्योग्यता का प्रश्न। ठीक है, और किसके सलाह पर करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। वो किससे परामर्श लेता है? निर्वाचन आयोग से लेता है। ध्यान रखिए, सांसदों की निर्योग्यता का प्रश्न अगर 102(1) के अधीन दिए गए क्लॉज में से है तो वहां राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेता है, ना कि मंत्री परिषद से। हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब ये 102 का 1 में 5वां क्लॉज क्या है कि यदि वो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया जाता है तो संसद की विधि क्या कहती है, मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है। ये देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर वो चुनाव में भ्रष्टाचार के आचरण का दोषी पाया जाता है या चुनावी अपराध में लिप्त रहा हो तो उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो तो भी निर्योग्य घोषित हो जाएगा। और आपको पता है आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8(3) और 8(4) काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो किसी अपराध में अगर 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा सुना दी गई है तो भी ये निर्योग्य घोषित हो जाएगा आरपीए के द्वारा। ठीक, निर्धारित समय के भीतर अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा कोई ना दे तो भी निर्योग्य हो जाएगा। निगम में किसी लाभ के पद पर न हो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% हो। अगर वो किसी निगम में लाभ के पद पर होगा जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% होगी तो निर्योग्य हो जाएगा। सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण बर्खास्त अगर किया गया हो, किस किस कारण से, अगर सरकारी सेवा से कोई भ्रष्टाचार की वजह से बर्खास्त किया गया हो या निष्ठा नहीं रखने की वजह से बर्खास्त किया गया हो तो भी निर्योग्य हो सकता है। छुआछूत, दहेज जैसे जो सामाजिक अपराध हैं उनके प्रसार में संलिप्त पाया गया हो तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इन सारे कंडीशन में राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर निर्योग्यता संबंधी फैसला करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के इस विनिश्चय को रिव्यू किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया 102(1) और अब एक क्लॉज क्या है निर्योग्यता पर, 102 का 2। एक बात और ध्यान रखनी है कि सवाल है कि मंत्री का पद भी तो भाई लाभ का पद होना चाहिए। भाई मंत्री से ज्यादा लाभ में कौन है? जनरली अगर ऐसे सोचें तो मंत्री का पद लाभ का पद होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मंत्री कौन बनेगा? मंत्री वो बनेगा जो सांसद बनेगा। ऐसा हो सकता है कि बिना सांसद बने भी 6 महीने तक किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, संविधान में ऐसा प्रावधान है। लेकिन इन जनरल क्या है कि मंत्री तो वही बनेगा ना जो सांसद बनेगा, सांसद ही मंत्री बनेंगे। अगर सांसद ही मंत्री बनेंगे और मंत्री को हम कह दें कि लाभ का पद है और अगर आप लाभ का पद पर जाएंगे तो सांसद नहीं बन पाएंगे, तब तो कोई भी सांसद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए स्पष्टीकरण में बहुत साफ साफ दिया गया है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। ठीक है, तो याद कीजिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा, 102(1) क किससे संबंधित है? लाभ के पद से संबंधित है। 102(1) क में 2 तरह से लाभ के पद से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? पहला, संविधान में ही दिया हुआ है स्पष्टीकरण में कि कोई भी राज्य या केंद्र स्तर का मंत्री लाभ का पद नहीं है। ठीक है, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है।
संविधान में दिया गया है। और दूसरा कि संसद विधि द्वारा ऐसे पदों को लाभ के पद से बाहर निकाल सकती है। तो संसद ने कौन सा विधि बनाया है? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसमें जो जो पद दे दिए गए हैं वो सब लाभ के पद नहीं। अब एक बात मुझे बताइए, ये तो सारी बातें हो गई, एक बात ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत चित्त है या दिवालिया है तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्यों ऐसा है कि मानसिक रूप से अगर कोई अनसाउंड माइंड है, अगर कोई विकृत चित्त है या फिर दिवालिया है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो हमने प्रावधान पढ़ा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये पढ़ा था। उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, या फिर उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यही वाले क्लॉज काम कर रहे हैं? दिवालिया होने वाला, ये सारे क्लॉज कैसे काम कर रहे हैं? भारत, क्या क्लॉज था प्रेसिडेंट में? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और 102 में क्या दिया हुआ है? निर्योग्यता में दिया हुआ है कि भाई वो दिवालिया हो तो फिर सांसद नहीं बना रह सकता, या फिर भारत का या सांसद के लिए इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। अगर विकृत चित्त है तो भी सांसद के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका मतलब सांसद के लिए जो निर्योग्यताएं हैं, अगर वो सांसद नहीं बना, संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता जिन वजहों से, इसका मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो एलिजिबल जिन पॉइंट्स पर नहीं है वो प्रेसिडेंट वाले में भी काम करेगा। ठीक है। अब 102 का 2, 102 का 2 कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्योग्य होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन, यानी दल बदल कानून के अधीन, एंटी डिफेक्शन लॉ के अधीन इस प्रकार निर्योग्य हो जाता है। इसका मतलब यहां एक एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, दल बदल कानून की बात हो रही है। तो दल बदल कानून के हिसाब से, दल बदल कानून के तहत अगर वो निर्योग्य हुआ तो फिर सांसद बने रहने के लिए या संसद का चुनाव लड़ने के लिए निर्योग्य हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं दल बदल कानून के तहत जो निर्योग्यता है उसमें क्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति, भाई सारे लोग मान लीजिए एक राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति चुनकर गया, सांसद बन गया, और सांसद बनने के बाद उसने उस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दिया। यदि उस राजनीतिक दल से वो इस्तीफा दे दे जिसकी टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था और वो सांसद बना था, तो फिर वो दल बदल कानून के तहत निर्योग्य घोषित हो जाएगा। दूसरा, यदि अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करे या फिर ना करे, करे मतलब यह हुआ कि भाई दल ने कहा था कि मतदान करना है इस बिल के पक्ष में, उसने जाकर अगेंस्ट में वोट डाल दिया, या फिर उसके दल ने कहा था कि मतदान करना है हर हाल में, उसने मतदान ही नहीं किया, तो इन ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? बेसिकली वो अपने पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट पर वो चुनाव लड़कर गया है उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। उस स्थिति में इसका निर्योग्य घोषित हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। अगर कोई निर्दलीय चुना गया है, अच्छा, इसमें इस कंडीशन में एक समय दिया जाता है कि 15 दिन के भीतर अगर उसकी पार्टी ने उसे माफ कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है, मतलब निर्योग्य नहीं होगा, अदरवाइज वो निर्योग्य घोषित हो सकता है। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, ठीक है, तो भी वो भाई बिना किसी टिकट पर लड़ा था, किसी के टिकट मतलब किसी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, सांसद बन गया, उसके बाद किसी पार्टी में शामिल हो गया, पहले ये प्रैक्टिस खूब चलती थी इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ ले आया गया, तो अगर ऐसा वो करता है तो भी वो निर्योग्य घोषित हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल हो जाए तो वो क्या होगा? निर्योग्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इन 4 पहले कंडीशंस को ध्यान रखिए। उस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे जिसके टिकट पर वो चुनाव लड़ा और जीता। यदि अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध
सदन में मतदान करे या ना करे तो भी बाहर। अगर निर्दलीय चुना गया और निर्दलीय चुनने के बाद, सांसद बनने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो भी गया। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो भी गया। और ये सब क्यों हो रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। बस ध्यान ये रखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो निर्णय लेता है निर्योग्यता पर, वो राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति इस पर निर्णय करते हैं। बात समझ में आ गई? तो 102(1) पूरा, इसके तहत निर्योग्यता का डिसीजन कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर, ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और 101 का 2 क्लॉज 2, इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निर्योग्यता साबित होती है अगर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाले पर निर्णय निर्योग्यता की कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। ठीक है, ये होता है पूरा निर्योग्यता का पूरा प्रश्न। 103 में लिखा हुआ है कि सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय किसका होगा? यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, 101 का खंड 2 जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है, इस पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा में सभापति। लेकिन 103 में दिया गया है कि भाई सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे विनिश्चयों में लगभग यही कहा है कि भाई विनिश्चय अंतिम नहीं होगा, रिव्यू कर पाएंगे। ठीक, लेकिन संविधान कहता है कि विनिश्चय अंतिम होगा। और 103 का 2 है जो कह रहा है ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। यहां राष्ट्रपति की शक्तियों में यह नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति रैंडमली कुछ भी डिसाइड कर ले, निर्वाचन आयोग के हिसाब से ही वो राय लेकर काम करेगा। ध्यान क्या रखना है कि मंत्रिपरिषद की राय नहीं लेगा, किसकी राय ले रहा है? निर्वाचन। तो 3 बातें ध्यान रखनी है कि 102 का 1 जो है उसमें राष्ट्रपति डिसाइड करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर, और 100 और लिखा कहां है ये बात? 103 में। ठीक है, 102(1) के तहत जो निर्योग्यता है उस पर विनिश्चय कौन करेगा? 103 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति करेगा, चुनाव आयोग के परामर्श पर करेगा। और 102(2) में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो निर्योग्यता का प्रश्न है उस पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, वो डिसाइड करेंगे। देखिए विप जो है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी पार्टी जब किसी बिल पर वोटिंग होनी होती है उस समय एक विप जारी करती है। ठीक है, तो विप जारी करने का मतलब यह है कि भाई आज के दिन सारे जो लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे, वोट करेंगे, इसके पक्ष में वोट करेंगे। वही हमने पढ़ा कि भाई अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करे या ना करे, यानी व्हिप का उल्लंघन अगर कर दे। व्हिप जारी किया गया है कि भाई इस बिल के पक्ष में ही मतदान करना है और सबको करना है, किसी को एब्सेंट नहीं होना है, और अगर उसका उल्लंघन कर दे तो वो निर्योग्यता के दायरे में आ सकता है। किस कानून के तहत? दल बदल कानून के तहत। चलिए ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स।
वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।